रंजन चौधरी। नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा दे देंगे। असम में जो पेट्रोलियम नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा देंगे। Sir, I would like to dwell on the legislation under the title the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill 2017. Sir, actually it is in pursuance of the bifurcation of Andhra Pradesh that two states, Telangana and Andhra, came into being. सर, उस दिन हम सबको याद है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था जब ये बाइफर्केशन की बारी आई थी। हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारा ये प्रतिबद्धता था, हमारा ये पॉलिटिकल कमिटमेंट था, वहां के आम लोगों की जो ओपिनियन वो मानते हुए कि इनको बाइफर्केशन किया जाए, विखंडित किया जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी को भुगतने पड़ा वो तो कांग्रेस है। ना हमारे साथ तेलंगाना रहा, ना हमारे साथ आंध्र रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपना जो पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट से कांग्रेस पार्टी हटा नहीं। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश आगे, पार्टी पीछे। इसलिए जो कमिटमेंट हम लोग किया था वो हम पूरा किए। मैं सोचा था कि हमारा मंत्री धर्मेंद्र बाबू अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो किया नहीं। और इसी के चलते आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसमें 13 शेड्यूल में ये था कि वहां एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसको ये कहते हैं कि IIPE, क्योंकि ये कमिटमेंट के अंदर है। कारण क्या था? द ऑब्जेक्टिव इज टू बीट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव गैप इन द सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैनपावर फॉर द पेट्रोलियम सेक्टर एंड टू प्रमोट रिसर्च एक्टिविटीज नीडेड for the growth of the sector. Sir, on behalf of my party, I must congratulate the endeavor made by the Andhra Pradesh government, because Andhra Pradesh government had allocated 200 acres of land free of cost. I think this should be emulated by other states also. 200 acres of land free of cost was allocated for setting up IIPP at Sabhabharam Mandal in Visakhapatnam district. IIP has been registered as a society under Andhra Pradesh Society Registration Act 2001. A temporary campus of IIP has been set up for academic session 2016-17. That has been mentioned by Honorable Minister also. And Cabinet approved 655 crores as capital expenditure to set up IIP and a contribution of 200 crores towards its endowment fund, in addition to a contribution of rupees 2,000 crore from oil companies towards the endowment fund. So I think the oil companies and other multinational companies and corporates of our country should come forward and offer endowment fund for other states also, because we are in desperate need of having requisite fund for setting up institute of importance. Because sir, the fact is this sector contributes 16 to 17% GDP in our economy. However, we are lagging behind in setting up dedicated institution in this sector. However, there is a huge demand for the skilled manpower for the growth of this sector. Sir, प्रधान जी, आप बड़ा यंग मिनिस्टर है, आपका नसीब भी बड़ा अच्छा है, आप नसीबदार वाले मिनिस्टर है, क्योंकि सत्ता से आने का पहले
ये ग्लोबल मार्केट में एक बैरल कच्चा तेल की भाव था $112 से $115 पर बैरल। आप आते ही ये हो गया 50, कभी 46, कभी 40, कभी 50, कभी 51, मतलब 46 से 51 से ज्यादा ये नहीं हुआ। मतलब तेल की दुनिया में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा मेहरबानी बरसाते रहे, लेकिन फिर भी आपका दिल मेहरबान नहीं किया आम गरीबों के लिए। इतने सारे सुविधा होते हुए भी आपने क्या किया? ये जो सब्सिडी देते थे आपने कहते कि ये सब्सिडी हटा देना चाहिए। पहले ₹2, अभी ₹4 आप निर्णय ले चुके हैं कि सारे सब्सिडी रेजिम खत्म करेंगे। आप बहाना देते हैं कि ये ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब बीपीएल लोग को तो ये सुविधा मुहैया होगी। लेकिन 18 करोड़ हिंदुस्तानी जो ये सुविधा मिलते थे, आप उन लोग को खारिज कर दिया। क्या आपका बहाना है कि ये गरीब के लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब नहीं उनके लिए पैसा देना बेकार है? तो 18 करोड़ हिंदुस्तान के वासियों जो गरीब थे 5 दिन 6 दिन पहले या 1 महीना पहले, आज क्या हुआ? ऐसा कैसा हथिया बरसा गया हिंदुस्तान के ऊपर, वो सारे अमीर बन चुके हैं। और इसमें खासकर बंगाल में 1,44,00,000 आबादी है। तो मैं ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों किया? आपको इसमें क्या लाभ हो गया? 115 बैरल से घटकर अभी ये $50 एक बैरल, इतने सुविधा मिलते हुए भी आप क्यों हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ इस तरीके की कदम उठाए हैं? ये बड़ा हैरानी की बात है। तो इसलिए आपको मैं ये पूछना चाहते हैं कि 18 करोड़ लोग जो सब्सिडी मिलने वाला था, वो क्या गरीबों की लिस्ट से कि बाहर आ चुके हैं? कैसे आ चुके हैं? कि आप लोग ज्यादा रामचरित पढ़े हैं, ये आप लोग ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़े हैं, इसलिए ये सारे 18 करोड़ लोग बीपीएल मतलब गरीबों से बाहर आ गए हैं। दूसरी बात देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस में क्या निकला? ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट नवरत्न ईआईएल अंडर प्रोब फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू दुबई कंपनी, सीबीसी आस्क्ड पेपर फॉर 6.2 crore कॉन्ट्रैक्ट पीपीआर फॉर सीबीआई प्रोब। मैंने ये सब हम जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान ये तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए 80 की दशक में हम लोग इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी बनाया था, क्योंकि हमारा देश में मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन पावर बढ़ रहे हैं, और जब मिडिल क्लास बढ़ेगी, कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी एनर्जी। तो ये मद्देनजर हम क्या किया था? इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी बनाया था। लेकिन हाँ, अभी भी आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ये ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसमें हमें कोई विरोध नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऑयल एंड नेचुरल जो सेक्टर है, ये सेक्टर को और थोड़ा ध्यान से, गौर से इसके ऊपर विचार किया जाए, क्योंकि अभी भी हमारा हिंदुस्तान में सरप्लस तो है पावर की, लेकिन एनर्जी की काफी पॉवर्टी है। वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ एनर्जी, क्योंकि पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन हमारा कमाई, फिर भी हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, लेकिन हमारे देश में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम है। आज बड़ा मौका है हमारे सामने, क्योंकि आज यूरोप में, आज चाइना में जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड की चलते
एनर्जी की कंजम्पशन धीरे धीरे कमेगी और हमारा देश में मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड की चलते एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। लेकिन आप लोग को लिए इसलिए लेकिन आप लोग को इस समय एक अच्छा पॉलिसी अपनाना चाहिए जिसमें हमारा जरूरत के साथ साथ हम आगे जा सकते। देखिए, आज बॉम्बे हाई, आज की नहीं, इजी ऑयल मिलता था बॉम्बे हाई में, राजस्थान में मिलता था, लेकिन अभी पिछले 1.5 दशकों में हिंदुस्तान में कोई बड़ा मेजर ऑयल डिस्कवरी नहीं हुए हैं। इसलिए हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता हमारा बढ़ रहे हैं। हम ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम को हटाना चाहिए। लेकिन ये डिपेंडेंसी सर 2-3 सवाल है मेरा। एक तो यह है कि ये जो सेल कंपनी की बात हो रही है आज दुनिया में, ये सेल कंपनी की हमारा हिंदुस्तान में इसका क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्योंकि ये एक्सपर्ट कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतना सेल कंपनी खोलने की सेल गैस की पोटेंशियलिटीज है कि अगर ठीक से इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो अगले 200 साल के लिए हम निश्चित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा रिलायंस हिंदुस्तान में एक अच्छा बेस्ट रेटेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन ये रिलायंस की जो रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी का जो परफॉर्मेंस है उसके साथ पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी का परफॉर्मेंस का क्यों इतना फर्क होते हैं। उसका जो रिकवरी वो किस लिए इतना अच्छा होते हैं जब हम फेल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि डिस्टिलेट यील्ड एट पीएसयू रिफाइनरी स्टार्टेड टू इंप्रूव सिंस 2012-13 फॉलोइंग सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, but it has now started registering decline. Reliance has been making the highest gross refining margin and rated the best in the world. तो हमारा पीएसयू क्यों नहीं कर सकते। हमारा जो 6 जो कोर सेक्टर है इसमें ऑयल एक सबसे उत्कृष्ट एक सेक्टर है, लेकिन हम ये सेक्टर को और तरह अच्छा से अगर इसका परफॉर्म के ऊपर जोर दे तो ये देश के लिए हमारे अच्छा होगी। हम सुनते हैं कि कच्छ में कोई डिस्कवरी हो रहे हैं, कहीं पूंछ में, कहीं लद्दाख में। ऐसा भी सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सेक्टर में ये पाकिस्तान के चलते आप घुस नहीं सकता, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है आप सदन को बताना चाहिए। लद्दाख में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, ये सारे ऑयल सेक्टर को लेकर आज हम सबको चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जितने समय